नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक, हमारी विशेष कवरेज। आज यूपी में चौथे चरण का घमासान है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस फेज के साथ ही यूपी में सीटों का आंकड़ा बहुमत के पार पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर तैयारियां की जा चुकी हैं। अब इंतजार वोटर्स का है। यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू और चौथे चरण पर कई प्रमुख लोगों की किस्मत कैद होगी। यूपी के 4 मंत्रियों की चुनावी साख दांव पर है। इस चरण में जिन प्रमुख लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें लखनऊ पूर्व से मंत्री और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष टंडन, लखनऊ कैंट से मंत्री और भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक, लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से सपा के गोमती यादव, मलिहाबाद सीट से भाजपा की जय देवी, सरोजनी नगर से सपा के अभिषेक मिश्र, लखनऊ मध्य से सपा के रविदास मेहरोत्रा, हरदोई सदर से भाजपा के नितिन अग्रवाल, सीतापुर की सेवता से सपा के महेंद्र कुमार सिंह, छीन बाबू आदि शामिल हैं। तो कई मंत्रियों की आज किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 4 मंत्रियों की चुनावी साख दांव पर है। आज बाराबंकी कौशाम्बी में पीएम मोदी की रैली भी होने वाली है। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल रायबरेली से जुड़ गए। सीधा अशोक सिंघल का रुख करेंगे। अशोक, रायबरेली की चुनावी सुबह कैसी दिख रही है? और वहां पर अगर बात की जाए तो अदिति सिंह एक अहम दावेदार नजर आ रही है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। किस तरह की टक्कर उनको मिलने वाली है? देखिए, अदिति सिंह की अगर बात की जाए, वो विधायक हैं और बीजेपी में चुनाव से पहले ही ठीक बीजेपी में शामिल हो गई थी। ये जो सीट है ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अगर लोकसभा की बात भी की जाए तो 1952 से सिर्फ 3 बार को छोड़ करके लगातार कांग्रेस यहां से जीतती रही है। चाहे इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो, शीला कौल हो, अरुण नेहरू और सोनिया गांधी उसके बाद से। और विधानसभा की अगर बात की जाए तो अदिति सिंह के फादर अखिलेश सिंह भी इस सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 3 बार वो कांग्रेस से रहे और उसके बाद इंडिपेंडेंट भी रहे, लेकिन अदिति सिंह उसके बाद एक आकर के चुनाव लड़ा और विधायक बनी, लेकिन वो बीजेपी में चले गई। लेकिन कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी इस बार अदिति बीजेपी मनीष चौहान को कांग्रेस से उम्मीदवार उतारा। डॉक्टर हैं वो पेशे से, लेकिन इस बार अलग अलग मुद्दे हैं क्योंकि 5 साल योगी की सरकार थी। बीजेपी अपने कामकाज, लैंड एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट मांग रही है, कानून व्यवस्था जो दुरुस्त किया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस और यहाँ पे कह रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अशोक, माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। हिमांशु का रुख करना होगा। हिमांशु के साथ साक्षी महाराज इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूर प्रशंसा कर रही है। मैं भी अपने को बड़ा नेता समझता हूं, लेकिन मैं भी अगर योगी मोदी के खिलाफ 4 वोट डलवाना चाहूं तो मेरी औकात नहीं है। इतना मोदी जी का और योगी जी का जादू से चढ़ करके बोल रहा है। मेरा अपना निजी अनुमान है, 10 तारीख को निकल के आएगा मेरा अनुमान सही था कि गलत है, कि 2017 में जिस भारी बहुमत से योगी जी ने सरकार बनाई थी, 2022 में उस रिकॉर्ड को तोड़ के उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ योगी जी सरकार बनाने वाले हैं। योगी जी सरकार बनाने वाले हैं आपको लग रहा है, लेकिन मुद्दे क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है, हर मुद्दे पे फेल है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को आमदनी, महिलाओं के यहाँ गैस कनेक्शन तो दे दिया लेकिन सिलेंडर खाली है। किसान इतना खुश पहली बार, अब आप ये जानते हैं मैं बहुत पुरानी समय से राजनीति कर रहा हूँ, 6ठी बार सांसद हूँ। मैंने किसान को पहली बार इतना प्रसन्न देखा है जितना आज वो प्रसन्न है किसान। कारण है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मौसमी सिंह भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। लखनऊ में इस वक्त वो मौजूद है। मौसमी, सुबह सुबह आपकी मुस्कान देखकर दिन बन जाता है, लेकिन आज वहां की जनता किसका दिन बनाने वाली है, या यूं कहें आने वाले 5 साल? जी देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर आप चुनाव देखें तो वो मिडिल पॉइंट पर आ गया है। इसलिए अब अवध क्षेत्र जो है वो वोट डालेगा और अवध क्षेत्र में प्रदेश की राजधानी भी आती है। और क्योंकि हम लखनऊ में हैं तो मुस्कुराएंगे तो है ही, और मुस्कुरा इसलिए भी ज्यादा रहे कि आपको बता दूं कि मैं उस स्कूल में खड़ी हूँ जहाँ पे मैंने सबसे पहले पाठशाला
पाठशाला में कदम रखा था। जी हाँ, 4 साल की उम्र में यहीं से मैंने अपने स्कूल की शुरुआत की थी, तो इसलिए भी खास हो जाता है। और आज मुझे भी वोट डालना है तो इसलिए और खास हो जाता है। इसलिए वोटर्स से अपील करेंगे हम कि आप बाहर जरूर निकलिए और वोट डालिए, और अवध जो है वो दिखा दे कि कितना दम है अवध में और कितनी शान है अवध में, क्योंकि शान वोट से ही आएगी। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में जो 9 सीटें हैं जहां हम खड़े हैं वो लखनऊ सेंट्रल यानी कि मध्य में आता है, और यहाँ पे ये इलाका काफी वीवीआईपी इलाका है। हालांकि अगर कहें तो व्यापारियों का काफी दबदबा रहा है, काफी निर्णायक वोटर है, पर जिस स्कूल में हम खड़े हैं यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मायावती खुद वोट करने यहाँ पे आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो अभी किसी भी क्षण आ सकती है वोट डालने के लिए, और लखनऊ में कई हाई प्रोफाइल नेता आज वोटिंग करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अगर आप देखें क्योंकि अगर इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या काफी ज्यादा है, और लगभग आधे से ज्यादा जिलों में अवध के वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो देखना होगा अवध, जो कि कहा जाता है कि काफी बीजेपी के फेवर में गया था 2017 में, और कहा जाता है कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है, वो किस तरह से डिसाइड करता है वोट करने के लिए। और तो आज का बड़ा दिन, और अपने वोटों का, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए। हम भी जल्दी से आपको अपना निशान दिखाएंगे। बिल्कुल मौसमी। और चलिए अब कुमार अभिषेक का रुख करते हैं, वो भी लखनऊ में ही मौजूद हैं। कुमार, लंबे वक्त से आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, अलग अलग हिस्सों में आप गए हैं, वोटर्स का मन आपने टटोला है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या उत्तर प्रदेश बदलाव चाह रहा है, और अगर हाँ तो किस तरह का? देखिए, इसे अभी कहना तो बड़ा मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है या उत्तर प्रदेश वही चाहता है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे मौसमी बता रही थी कि वो वहां वोट करेंगी, तो मैं इस बूथ पर वोट करूंगा, क्योंकि लखनऊ में ये मेरा बूथ है। और इसी जगह पे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनका भी वोट है। मौजूद है। 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। 3 मुद्दों पे आपके लिए आज कितना इम्पोर्टेंट है ये? अरे ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे फादर साहब के बिना ये पहला चुनाव है। एग्जैक्टली 5 साल पहले आज के दिन मैं अपने पापा के साथ बूथ पे जा रही थी, एंड ही इज नॉट अराउंड आज, तो ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग दैट ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें आपने पार्टी तो अशोक सिंघल अदिति सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अदिति सिंह कांग्रेस में थी और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई, और बता रही थी कि किस तरह से आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब कमल खिलने वाला है पहली बार रायबरेली में। मुकाबला किससे? Congress party had won 4 seats. Sorry, 2 seats. 2 What seats. are you expecting? How many seats? बीजेपी इज गोइंग टू विन ऑलमोस्ट ऑल सीट्स, एंड कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलेगा। आपको क्या कांग्रेस का वजूद यहाँ पर संकट में है? कांग्रेस का वजूद रायबरेली में संकट में है। डेफिनेटली वजूद अगर आपको बनाए रखना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और अभी आज की 10 तारीख को पता भी चल जाएगा। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर कैंप किया था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब आए, क्या लगता है आपको गांधी परिवार का कोई असर नहीं रहने वाला है? राहुल गांधी जी नहीं आए थे, प्रियंका जी 2 दिन के चुनाव के टाइम तो आती ही है, चुनाव के टाइम तो उनको दिखना ही दिखना होता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मायावती को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो 2017 की अगर बात की जाए, पिछली बार के चुनाव की अगर बात की जाए, तो अवध क्षेत्र में कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई थी मायावती की पार्टी, लेकिन इस बार देखना होगा क्या अपना खाता बीएसपी महत्वपूर्ण सीटों पर खोल पाती हैं। और ये मायावती की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वोट देने के लिए मायावती पहुंची हैं।
संतोष शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष का रुख करेंगे। संतोष, हम सीधी तस्वीरें मायावती की दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए वो पहुंची हैं और अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा प्रमुख मायावती ने आखिरी मौके पर आए बीजेपी और सपा के चेहरों को न केवल टिकट दिया बल्कि उनके लिए पहले से अपने घोषित प्रत्याशी भी बदल दिए थे और कहीं ना कहीं अवध के क्षेत्र में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। देखिए, अवध के क्षेत्र में ही नहीं, मायावती ने तमाम जगहों पे, चाहे वो पश्चिम से जहां से उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हुआ है अभी तक चौथे चरण में, लगभग हर चरण में मायावती ने ऐसी जगहों पर कुछ प्रत्याशी उतार दिए जिसने ये मुकाबला जो अमूमन कहा जा रहा था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो त्रिकोणीय हो गया। कहीं कहीं पर बीएसपी फाइट में है। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती के द्वारा जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई, जो एंटी इनकम्बेंसी, जो बीजेपी के जिन लोगों को टिकट दिया गया या समाजवादी पार्टी में जो लोग छोड़ करके गए, मलिहाबाद में अगर हम बात करें तो मलिहाबाद से जिस व्यक्ति को टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया उसको कांग्रेस ने दे दिया। तो ये मायावती की ही नहीं, कांग्रेस की भी स्ट्रेटेजी रही। जो भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर टिकट नहीं पाया उनको लगा कि ये टिकट जीत सकता है। सरोजिनी नगर में शंकरी सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए तो बबलू सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसे उदाहरण है जहां पर कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने ही ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है। लखनऊ 9 विधानसभा सीटों का है और आज अगर हम बात करें तो यहां से कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह, आशुतोष टंडन, नीरज बोरा, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी की साख दांव पर लगी हुई है। वो तो खुद या मैदान में है या फिर उनके क्षेत्र के, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं, उनके मध्य में वो वोट करेंगे। उसके साथ ही महेंद्र सिंह रहे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, स्वाति सिंह जिनको टिकट नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में भी आज चुनाव होना। तो ये जो 9 विधानसभा का जो लखनऊ का समीकरण है वो आज बहुत अहम हो जाता है। तो और लखनऊ से ही अवध का अगर ये कहा जाए, अवध से पूर्वांचल का प्रवेश द्वार शुरू होता है। पूर्वांचल में अब अगले चरण में मतदान चला जाएगा, वहां से पोलिंग शुरू होगी। तो जो अवध से हवा बनेगी वो जिसके भी पक्ष में होगी वो कहीं ना कहीं असर डालेगी अगले चुनाव में। तो लिहाजा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण बेहद अहम हो जाता है, बेहद अहम हो जाता है। और अगर मायावती की ही बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से बागियों को खूब टिकट बांटा मायावती ने। और साथ ही पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में मुख्य फाइट में रही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सरदर्द किसी के लिए बनती दिख रही है तो वो सपा के लिए है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए अगर चैलेंज है तो बीजेपी तो सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड से जो कहते हैं ना कि कट मार रही है, वो बीएसपी भी कट मार रही है। पश्चिम में तमाम जगहों पर सीटें ऐसी थी जहां पर मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में है तो जाहिर है कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होना था। जो वोट बैंक को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपना एमवाई फैक्टर के साथ मैदान में उतर रही थी कि मुस्लिम यादव फैक्टर में वो काम उसको जीत हासिल होगी। तो ऐसे में मायावती ने जब वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया तो ये सेंधमारी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में हुई। ऐसे में जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय हो गया, ये वजह थी। अच्छा, दूसरी चीज, मायावती ने दूसरे लोगों को इसलिए भी टिकट दिया क्योंकि चुनाव से पहले मायावती के अपने खेमे में जो उनके लोग थे वो छोड़ के चले गए। ये भी बिल्कुल मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी कोई चला गया, कोई बीजेपी में भी शामिल हुए। लिहाजा मायावती के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि बड़े दिग्गजों को दरकिनार करके उसने टिकट दिया हो। जो लोग दूसरे दलों से आए उनको लगा कि जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं या खेल बिगाड़ सकते हैं, सपा और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो उन लोगों को टिकट दिया। लिहाजा इस बार का जो चुनाव है वो सपा और भाजपा के बीच में तो दिख ही रहा, लेकिन मायावती ने कई जगहों पर जो वोट बैंक में जो सेंधमारी करने वाले कैंडिडेट्स खड़े किए उससे इनका गणित बिगाड़ दिया है। जो वोट बैंक का गणित है, जो जातिगत गणित है, वो बिगाड़ा हुआ है। मायावती अभी पोल कर रही हैं। इसके साथ ही अगर कहा जाए कि काफी दिलचस्प होगा कि मायावती की ये रणनीति और ये जो दाव चला है वो कितना सफल रहता है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको लगातार उनकी दिखा रहे थे, वोट डालकर वो निकल चुकी हैं। मौसमी का हम रुख करते हैं। मौसमी, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, मायावती सुबह सुबह पोलिंग बूथ खुलते ही पहुंच गई।
मौसमी का रुख करेंगे। मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। कुमार, आपके पास आते हुए, आप भी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। पिछली जो दौर की वोटिंग्स हुई, हमने उस पर देखा कि किस तरह से ध्रुवीकरण, किसान, गन्ना और यादव लैंड, ये मुख्य मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द चुनावी प्रचार भी घूमा। अगर अवध क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि अब रीजन बिल्कुल बदल गया है, यहां पर मुख्य मुद्दे कौन से हैं, कौन से मुद्दे हावी होते नजर आ रहे हैं? देखिए, अवध क्षेत्र में अगर लोगों के बीच या गांव और खेत खलिहानों की बात की जाए तो वहां सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त छुट्टा पशुओं का है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में ये कहा है कि छुट्टा पशु पर वो कोई ना कोई नीति लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर शहर के बाहर आप निकल जाएं, गांव, खेत, खलिहान, उस तरफ जाएं, तो ये मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा हावी है। दूसरी बात, जिस तरीके से आतंकवाद की एंट्री हुई है इस चरण में, उसके बाद ये पूर्वांचल तक जाएगा, ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है। वैसे मैं आपको पहले दिखा दूं कि यहाँ पर चुनाव शुरू हो चुके हैं, सुबह से वोटिंग पड़नी शुरू हो गई है और लोगों का लगातार आना जाना चल रहा है, लोग वोट करके निकल रहे हैं। और लखनऊ अमूमन थोड़ा कहते हैं ना कि अलसाया हुआ शहर रहता है और यहाँ पर धीरे धीरे लोग वोट पोलिंग बूथ पर आते हैं। जैसी लंबी लंबी कतारें हम लोगों ने पहले दूसरे चरण में अलग अलग जगहों पर देखी हैं, अब अमूमन लखनऊ में उस तरह की कतारें बहुत कम दिखती हैं। लेकिन लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है और इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि जितने चरण के चुनाव हुए हैं उसमें वोट प्रतिशत थोड़ा सा कम दिख रहा है। जो अगर आप मुद्दों की बात कर लें तो मुद्दों में सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त पश्चिम से जो चला था वो लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी इस वक्त काम कर रहा है। यूथ अनरेस्ट जिसकी चर्चा होती है हमेशा से कि जो रोजगार का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा छुट्टा पशुओं का मुद्दा इस वक्त ज्यादा है। लेकिन लखनऊ शहर के लिए ये मुद्दे कम से कम छुट्टा पशुओं का नहीं है। यहाँ और कैंट विधानसभा के सभी लोगों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद दिया, सर्व समाज ने। ब्रजेश पाठक के लिए मुद्दा क्या है यूपी में? देखिए, हमारा संकल्प पत्र जारी हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी वही हमारा मुद्दा है। ये चलते साथ और शेष जो है वो सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल के लिए हम लोग काम करते हैं और आगे भी लगातार जनहित के लिए, जनता की समस्याओं के लिए हम काम करते रहेंगे। अपनी वाइफ के साथ आए हैं और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देख रहे हैं। हमारे साथ साथ वो अंदर जा रहे हैं और हनुमान सेतु में दर्शन करेंगे बजरंगबली के। बड़ा दिन है ब्रजेश पाठक के लिए। ब्रजेश जी, अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं, ब्रजेश जी अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, आप कैसे देखते हैं? उनके दिमाग में भूत नाच रहा है, 10 तारीख के बाद वो खुद ही भूत हो जाएंगे, आप देखते रहिए। और देखिए, हम ब्रजेश जी के साथ पावन भूमि में यहाँ आ गए, हनुमान सेतु बजरंगबली का मंदिर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले श्री गणेश से शुरुआत करते हुए ब्रजेश पाठक आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पर देख पा रहे हैं। इस वक्त अपनी वाइफ के साथ मौजूद हैं ब्रजेश जी और यहाँ पर फूल अर्पण करते हुए और मंदिर का घंटा बजाते हुए। एक बड़ा दिन है ब्रजेश पाठक के लिए। आप तस्वीरें ये लगातार देख पा रहे हैं आज तक पर, क्योंकि ये सीट लखनऊ कैंट की बहुत जरूरी है। पिछली बार दूसरी सीट से थे पर इस बार बीजेपी ने इनकी सीट बदली। हालांकि पॉलिटिकल पंडित ऐसा बताते हैं कि ब्रजेश पाठक जहां से भी लड़ते हैं उनकी जीत सुनिश्चित कही जाती है, पर अब देखना है कि इस बार क्या होता है। और ये देख सकते हैं प्रसाद यहाँ पर लिया है, माला उनको पंडित जी पहना रहे हैं और आप लगातार तस्वीरें यहाँ पर आज तक पर देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव। मैम, क्या लगता है यूपी के मुद्दे क्या है? ये हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश जी की वाइफ। क्या लग रहा है यूपी के मुद्दे क्या है? देखिए, हम लोगों ने 5 साल हमारी सरकार रही है, भरपूर काम किया है और जो मुद्दे अगर बचे होंगे तो वो पुनः सरकार बना करके हम मुद्दों को पूरा करेंगे। चेंज होने का कोई असर? कोई असर नहीं। यूपी में चौथे दौर का मतदान शुरू हुए करीब आधा घंटा हो चुका है। आज 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ की सभी 9 सीटों पर मतदान जारी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब से कुछ देर पहले लखनऊ में वोट देने पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। यूपी के 4 मंत्रियों की चुनावी साख दांव पर है और अब से कुछ देर पहले लखनऊ कैंट से मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। मतदान से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया और सुबह सुबह 7 बजते ही मायावती पहुंची और अपने मत का प्रयोग किया। क्या कुछ कहा मायावती ने मतदान के बाद, सुनिए। चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए और खासकर
मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, अपना एक एक वोट जरूर डालना चाहिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के इस महाउत्सव की। ये तस्वीरें मौसमी का रुख करेंगे। लखनऊ में इस वक्त वो मौजूद है। मौसमी, राजधानी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर सभी दलों ने Mishra, who is actually the right-hand man of Mayawati, the master strategist, Satish ji, BSP Supremo lashed out at the Samajwadi Party as well over the incident that happened in Mathura. Now, Awadh seems to be a very crucial region for you all because there are maximum number of SC percentage here. How do you see yourself performing in this region? See, this region is important in every manner. It's not only the SCs, all SCs are consolidated in the whole of Uttar Pradesh. And so far as this region is concerned, this has a dominance of Brahmins also. And they were waiting to put their votes and oust this government where they have seen more than 100 Brahmins being shot dead and encountered. So more than 500 dead. So this is a very important, this will be a clean sweep. This region is going to be a clean sweep so far as Bahujan Samaj Party is concerned. And you will see by the end of the day that the voting percentage will also go ahead. चंद्र मिश्रा से मौसमी सिंह अब बात कर रही हैं और उनसे पूछ रही हैं कि किस तरह से वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है उन्हें अपने प्रदर्शन को लेकर। समर्थ का रुख करते हैं, सीतापुर से समर्थ जुड़ चुके हैं। समर्थ, कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक आपके साथ थे और आशीर्वाद लेने के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे थे और आत्मविश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा था। देखिए, मैं इस वक्त उसी हनुमान सेतु मंदिर पर मौजूद हूं जहां पर ब्रजेश पाठक आए थे। पहले तो मैं दिखा दूं, बाहर से बजरंगबली के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बट कहानी यह है कि ब्रजेश पाठक सबसे पहले अपने घर से निकलते हैं और बजरंगबली के इस मंदिर में आते हैं। ये प्रख्यात मंदिर है और ब्रजेश पाठक हर काम बड़ा करने से पहले यहाँ पर आते हैं और आज वो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ आशीर्वाद मांगने आए। और जब आज तक ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी तो उन्होंने साफ कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस बार लखनऊ कैंट भले उनकी सीट चेंज कर दी गई हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल अखिलेश यादव से रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मिले हैं। जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और उनकी जीत यहाँ पर सुनिश्चित है क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र में काम किया है और वही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में काम किया। ऐसा ब्रजेश पाठक का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो यहाँ पर आशीर्वाद मांगने आए और उन्होंने आशीर्वाद में ये मांगा है कि उन्हें भारी मतों से जीत मिले। अब सवाल ये है कि हर जो चाहे राजेश्वर सिंह हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, हर कोई यही मन्नत मांग रहा है। किसकी मन्नत यूपी चुनाव में पूरी होगी ये देखने वाला है। सरोही नगर सीट में बहुत कड़ी टक्कर इस बार इसलिए है क्योंकि एक तरफ प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी खड़े हैं तो सामने राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर सिंह ठाकुर चेहरा है तो अभिषेक मिश्रा ब्राह्मण चेहरा। हालांकि राजेश्वर सिंह बहुत हैपनिंग रहे हैं। उनका जो ईडी में जब वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे तो उनका जो काल रहा है जस्ट लाइक असीम अरुण, वो बहुत ही हैपनिंग रहा है तो वो चर्चा का विषय मीडिया में भी बने रहे हैं। पर अभिषेक मिश्रा को भी कम आंकना गलती होगी। एक तो नंबर 1 वो ब्राह्मण चेहरा है और वो जो क्षेत्र है वो ब्राह्मण बहुल्य, तो इस बार कांटे की टक्कर लखनऊ की हर सीट पर देखने को मिल रही है। मिलन का रुख करेंगे। मिलन भी हमारे साथ जुड़ गई है। मिलन, जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। वोटर्स के बीच किस तरह का उत्साह आप देख पा रही हैं? आधा घंटा बीत चुका है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। जी देखिए, इस वक्त हम लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं और आपको याद होगा किस तरीके से जो 3 अक्टूबर की घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में, जिस कारण से आशीष मिश्रा मोनू जेल गए थे, वो यहाँ का यही क्षेत्र है। यहाँ से थोड़ी ही दूर टिकोनिया में जहां हादसा हुआ था। आप सही कह रही हैं कि वोटिंग यहां पर शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपको बस दृश्य में दिखाना चाहूंगी। यहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए कितना ज्यादा है क्योंकि यहां पर कुछ ही देर में अजय मिश्रा टैनी और आशीष मिश्रा मोनू दोनों ही यहां पर वोट अपना डालेंगे और यहां पर आएंगे। तो पुलिस सिक्योरिटी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का यहां पर बंदोबस्त है, लेकिन लोग भारी मात्रा में सुबह ही यहां पर इस ग्रामीण क्षेत्र में वोट देने के लिए पहुंच चुके हैं।
क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लखीमपुर खीरी के हादसा के बाद जो किसानों की मौत हुई वो रहा, और उसी के साथ साथ जिस तरीके की कार्रवाई की गई। अब आशीष मिश्र बाहर हैं बेल पर और वो यहाँ पर वोट देने के लिए आएंगे, लेकिन तराई क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जो बाढ़ की समस्या है वो भी किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर जो किसानों की जो आवारा पशु का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखना ही होगा किस तरीके से वोट समीकरण यहाँ पर बनता है। मिलन, और क्योंकि लखीमपुर में सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, अब तिकोनिया कांड क्या एक बड़ा फैक्टर साबित होता है, क्या नतीजों में कुछ बदलाव आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तमाम सहयोगी अलग अलग सीटों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांकर का रुख करेंगे, शुभांकर भी मुझे नजर आ रहे हैं। शुभांकर, आप जहां पर मौजूद है, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं, चुनावी सुबह कैसी लग रही है? मल्लिका, हम रायबरेली में मौजूद हैं और इसे गांधी परिवार का दुर्ग कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछली बार आज जिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इनमें से केवल 2 सीटें कांग्रेस जीती थी और वो दोनों रायबरेली की थी। अब आज रायबरेली की 6 में से 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और हम रायबरेली सदर में, ये आदर्श पोलिंग बूथ है, लेकिन मेरे साथ जो सबसे हॉट प्रोफाइल सीट है यहाँ की, जहां पर अजित सिंह चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जरा ये बताइए कि इस बार अरिजीत सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी से हम दम भर रहे हैं, एक बार फिर जीतेंगे। आप इस बार कैसे आश्वस्त है समाजवादी पार्टी, क्योंकि पिछली बार 23% वोट आपको मिले थे? मैं समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए जीत से आश्वस्त हूं क्योंकि जिनका आपने नाम लिया है, उन्होंने जनादेश को धोखा देते हुए समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती थी, क्योंकि मुझे रोक दिया गया था, और कांग्रेस के सिंबल पे जीती थी, और जनता के जनादेश को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उनकी जमानत जब्त होगी और आरपी यादव 1 लाख के बिल्कुल। रायबरेली की 5 सीटों में से बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस के खाते में 2 गई थी और एसपी के पास 1, तो यानी कि बहुत कड़ा मुकाबला वहां पर पिछली बार था। इस बार क्या तस्वीर होगी उसका इंतजार करना होगा। हरदोई से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, मंजीत जुड़ गए हैं। उसके पहले संतोष के पास चलेंगे। संतोष, जो लापता विधायक 5 साल तक रहा हो, शहरी विकास मंत्री रहा हो, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर है, आप कैबिनेट मिनिस्टर, हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, उत्तर प्रदेश में या देश में लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? जनता तो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को उखाड़ के फेंक देती है। मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। वो कैबिनेट मंत्री, उनको इस बात का अहम है कि हम कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए इस बार उनका हारना तय। कैबिनेट मंत्री होने के नशे में वो क्षेत्र में नहीं आए, तो जनता में जो रोष है, जनता उस नशे का, जो उनको पावर का नशा है, वो उतार देगी, क्योंकि ताकत देने की जो होती है, पावर देने की ताकत जनता के पास होती है, और हम जनता के बीच रहे हैं, और हम अपने क्षेत्र में भी रहते हैं, वो हमारे क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि कल जो रीता बहुगुणा जोशी हैं, बीजेपी सरकार में सांसद रहे, विधायक भी रही, वो उनके बेटे महेंद्र जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है एन चुनाव के मौके पर। अब वो हालांकि कैंट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनका समाजवादी पार्टी में मुलाकात करना क्या मायने, कुछ असर दिखेगा, इसका कोई लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि समाजवादी में जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोग समाजवादी में जुड़ रहे हैं। अब जो लोग समाज के अंदर में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चले, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, उत्तर प्रदेश के बाहर जब हम जाएं तो कहें गर्व से कि हम उत्तर प्रदेश से, इतना विकास उत्तर प्रदेश में हो जाए, वो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। तो जो मैं से जो बीजेपी के नेता वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जाने। देखिए, उन बीजेपी के नेता की तो उनकी तो सरकार जा रही है, तो उन्हें फर्क क्या पड़ता है? जब सरकार जानी है तो जाहिर सी बात फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो किसानों को रोन दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यहाँ पे विवेक तिवारी की गोली मार के हत्या कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष गुप्ता को पीट पीट के मार डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोविड काल में लाखों लोगों की मौतें हो गई, वो कहते हैं किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मर गया, जनता मर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो फर्क ही कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता तो आज ये हालत थोड़ी होती। आज ये हालत होती कि आपने विश्वगुरु बनाते बनाते लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 4 किलो आटा के चक्कर में। रोजगार देने की बात करते थे, अब रोजगार पे नाम चर्चा ही नहीं करते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश की जनता। क्या कर रहे थे आप? तो अपनी जीत के अलावा भी कुछ मांगा है? मैंने यही मांगा है कि समाज के अंदर में कैसे हर व्यक्ति खुश रहे, इतनी खुशियां समाज में हो, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, हर व्यक्ति के पास अपनी कमाई हो, या महंगाई कम हो, लोग मिलजुल के रहें और सिर्फ समाज के अंदर में विकास की राजनीति हो, ऐसा प्रभु
सबके दिमाग में डालें कि यहाँ सिर्फ विकास और यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पे ही बात हो और फालतू बातें समाज से हटनी चाहिए। हम समाज एक होना चाहिए, सबके मन में शांति हो, सद्भाव हो और सब मिल एक साथ मिलजुल के रहें। धन्यवाद। ये अनुराग भदौरिया जो पूजा करके उठे, जिन्होंने ईश्वर से कामना की समाज बिल्कुल मतदान से पहले संतोष देख रहे हैं हम कि किस तरह से तमाम प्रत्याशी मंदिर जा रहे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। मंजीत, आपका रुख करते हुए हरदोई में इस वक्त आप मौजूद हैं और हरदोई की अगर बात की जाए तो इस चरण में कई प्रमुख लोग हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। नितिन अग्रवाल एक प्रमुख नाम हरदोई से, किस तरह का आप वहां पर माहौल देख रहे हैं? और नितिन अग्रवाल की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है, किस तरह की लड़ाई उनके लिए? देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला है हरदोई और 8 विधानसभा सीटें हैं। और जहां नितिन अग्रवाल की बात है, 2017 जब मोदी लहर में बीजेपी ने सरकार बनाई थी उस दौरान नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के अकेले यहां से इस जिले से विधायक थे जो चुनाव जीते थे और बाकी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और इस बार वो बीजेपी में शामिल हैं। उनके पिता जो कि जाने माने राजनीतिज्ञ हैं नरेश अग्रवाल, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और नितिन अग्रवाल इस बार समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस लिहाज से 7 सीटों में से अब बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार 8 सीट को बीजेपी जीते। हालांकि पिछली बार नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से जीते थे। इस वक्त अभी शुरुआती मतदान यहाँ पर चल रहा है और ये सदर की सीट है जो कि शहर की सीट है हरदोई जिले की। और यहाँ पर नितिन अग्रवाल इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे जैसे मुझे लगता है कि दिन आगे बढ़ेगा, अभी हालांकि यहाँ पर आप लोगों की लाइन देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग फिलहाल सुबह शुरुआती वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में एक लंबी कतार हम वहां पर वोटर्स की देख रहे हैं। मंजीत, हिमांशु का रुख करते हैं, उन्नाव में मौजूद है। हिमांशु, अगर पिछले दौर की वोटिंग ट्रेंड्स की बात की जाए तो हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव और जागरूक नजर आए। और इस बार की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि क्या इस बार हम कोई तस्वीर बदलते हुए देखेंगे? किस तरह का उत्साह वोटर्स के बीच? देखिए, बिल्कुल मलिका, देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है। सुबह सुबह मैं उन्नाव में हूं और उन्नाव में आप देखिए कि ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि वोटर सुबह सुबह निकलकर जो है मतदान करने पहुंचे हैं, लाइनें लग चुकी हैं। और ये उत्साह बताता है कि मतदाता जो है अपने मतदान का भरपूर प्रयोग करना चाहता है। और इसीलिए उन्नाव के अंदर अगर हम पिछली बार के राजनीतिक समीकरणों को देखें 2017 के, तो बीजेपी ने 6 में से 5 सीटें जीती थी। और 2018 के अंदर बीएसपी से जो सिंगल विधायक उन्नाव से जीते थे वो बीएसपी छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 6 की 6 सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में है। अब देखना यह है कि यहाँ समाजवादी पार्टी किस तरीके से जो है वो कड़ी टक्कर देगी। कि उन्नाव के बारे में पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, कुलदीप सेंगर का मामला हो या पिछले कुछ दिनों के अंदर जो लड़की का शव जो बरामद हुआ था एक आश्रम से जो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का था, तो उन्नाव को जो अगर हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है तो महिला उत्पीड़न के लिए जो है वो जाना जा रहा है उन्नाव। लेकिन उन्नाव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि लव कुश का जो भगवान राम के साथ युद्ध था वो यहीं हुआ था। और अब उन्नाव जो है वो महिला उत्पीड़न के लिए जो है जिस तरीके से पिछले कुछ समय के अंदर चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो या पूर्व समाजवादी बिल्कुल। और अगर उन्नाव की बात की जाए तो 2017 में 51.70% वोटिंग परसेंटेज था। उम्मीद करते हैं कि इस बार वो कुछ और बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है। वोटर्स बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और इस बीच जो प्रत्याशी हैं वो मतदान से पहले भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंत्री ब्रजेश पाठक का पूजा पाठ अपनी धर्मपत्नी के साथ हनुमान सेतु मंदिर वो पहुंचे। राजेश्वर सिंह ने भी पूजा अर्चना की और अनुराग भदौरिया का भी पूजा पाठ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़े इम्तिहान से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। उसी तरह से तमाम प्रत्याशी भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं उनसे आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि कड़ा मुकाबला इस बार हम देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक की अगर बात की जाए तो लखनऊ कैंट से मंत्री हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस बार इम्तिहान उनके लिए भी कड़ा होने वाला है। राजेश्वर सिंह भी एक अहम सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साथ ही अनुराग भदौरिया भी मतदान से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे।